इलेक्ट्रोलिसिस हो गया था। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये देखो, फिजिक्स में होता है मेटालिक कंडक्शन, फिजिक्स में होता है मेटालिक कंडक्शन जो वायर के थ्रू होता है, और यहाँ केमिस्ट्री में होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होता है। यानी कंडक्शन दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और दूसरा मेटालिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कंडक्शन दो टाइप का होता है, कंडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता मेटालिक कंडक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन में डिफरेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि राइट द डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन। देखो, मेटालिक कंडक्शन में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, मेटालिक कंडक्शन में कंडक्शन किसके थ्रू होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कंडक्शन आयंस के थ्रू होता है। यानी कंडक्शन अकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कंडक्शन अकर्स थ्रू आयन। कंडक्शन अकर्स थ्रू electrons, conduction occurs through electrons, it known as metallic conduction। और यदि कंडक्शन आयन के थ्रू होता है, कंडक्शन occurs through ions, it known as electrolytic conduction। कंडक्शन occurs through इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्शन हो तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसको कहते हैं मेटालिक कंडक्शन। और यदि कंडक्शन आयंस के थ्रू हो तो कहते हैं मेटल, दोनों उल्टा ही बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो मेटालिक कंडक्शन, आयन के थ्रू हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब देखो, मेटल सबस्टेंस
जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा होता है तार के थ्रू, इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसमें मेटल का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो टूट जाता है पूरी तरह से, है ना, और टूट के आयंस बनता है। तो इसमें डिकम्पोजिशन अगर सबस्टांस का डिकम्पोजिशन हो जाता है और इसमें सबस्टांस का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। केमिकल सबस्टांस जो भी वायर है, कॉपर अल्मुनिया जो भी है, डज नॉट अंडरगो इन डिकम्पोजिशन, जबकि इसमें केमिकल सबस्टांस अंडरगो इन decomposition. Does not undergo in decomposition. ठीक है, इसका कंडक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वायर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वायर एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में भाग लेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन taking part in the reaction, taking part in the conduction, valence electron per atom depends on nature of wire and the number of valence electron per atom for the conduction। और यहाँ पे ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब है वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडक्शन कितना होगा। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्वेंट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट एंड सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वेंट नेचर कैसा है, हालांकि ये अलग टॉपिक भी है पढ़ना कि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन डिपेंड्स ऑन, अगला टॉपिक यही है ना। वहां पे देखा होगा ना कि मेटालिक कंडक्शन नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। तार सिल्वर का बनाए कि कॉपर का बनाए कि एल्युमिनियम का बनाए तो कंडक्शन उसी हिसाब से होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, NaCl है कि CH3COH है, यानी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सॉल्वेंट पानी है कि नहीं है, और वो सॉल्वेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है सॉल्वोलाइसिस, है ना, कितना सॉल्युबल करके रखा है। एक तीसरा नहीं चौथा डिफरेंस यहाँ देखोगे तब लिखना, ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं आप उतार रहे हैं, समझ रहे नहीं किए। किसके थ्रू कंडक्शन हुआ? इसमें डिकम्पोजिशन होगा
एकदम घर का तार देखना है, दादाजी जो तार लगाए थे वही अभी चल रहा है। कभी कभी एक आध गो स्विच खराब होता है तो कह देते हैं कि पता नहीं कैसन वायरिंग कराए थे, लेकिन पूरा तार वही चल रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन में नहीं जाता, खत्म नहीं होगा ये। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है कि घर में तार किस मेटल का लगा था। किसका लगा? चांदी का लगा है हो, चांदी के, कॉपर का है ना। पहले नेता लोग लगाते थे चांदी वाला, रेड हुआ था ना 90 से 2000 के बीच में, तो खाली चांदी का तार बिहार में पकड़ाता था, है ना। मतलब पैसा कुछ है ही नहीं, और घर का पूरा वायरिंग चांदी का है। हाँ, वेरी गुड कंडक्टर होता है। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ना, 50 किलो चांदी लग गया है वायरिंग में। तो यहाँ पे सबस्टांस मतलब कंडक्शन किस चीज से होगा? आयन से। डिकम्पोजिशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पर एक बात ये भी बताया कि अभी सीबीएसई बोर्ड वाले माहौल चल रहा है कि नंबर कम दिया है ज़्यादा दिया है, वो होते रहेगा। लेकिन कल एक कॉपी भी देखे, मतलब जो ईमेल पे आता है चेक जो होता है, तो लिखा हुआ बहुत अच्छा था, स्कूल भी नंबर 1 ही था, बचपन लिखा भी बहुत अच्छे अक्षर में, हमसे ज़्यादा अच्छा अक्षर में लिखा था, लेकिन सब में अंतिम में कट के 0 नंबर, पूरा टोटल 70 नंबर में 7.5 नंबर था। हाँ, तो अब है क्या कि इसमें पूरा लिख दिया जाए और आयंस नहीं लिखा जाए, बस आयन की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दें, एटम लिख दें, तो नंबर मिलना चाहिए क्या? यही किया हुआ था। तो हमको पूछ रहा था भाई कि सर रीचेक करें कि नहीं करें। अब नहीं कैसे करने कहेंगे, बोले कि बिल्कुल कराइए, लेकिन हम जो सच्चाई उसमें देखे वो ऐसा ही था, है ना। मतलब कि कंप्यूटर जगह खोज रहा था कि हम यहाँ कहाँ टिक लगाएं, तो पूरा पढ़ने के बाद लगता कहीं नहीं लगाए तो काट के 0। समझ रहे हैं? तो आयंस लिखने का मतलब है, बाकी क्या लिखिएगा आप राम रहीम लिख दीजिएगा कुछ हो, लेकिन आयंस लिखा होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लिखा होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्या लिखें वो कोई नहीं पढ़ रहा है ना, किस तरह से लिखें। तो ये सब बातों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। इसमें क्या ध्यान देना है? अंडर गोइंग डिकम्पोजिशन, कांट अंडर गोइंग डिकम्पोजिशन, बाकी एक लाइन में लिखिए चाहे जो लिखिए आप। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वायर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। ठीक है, आखिर यही कीवर्ड खोज रहा है कि कीवर्ड लिखा है कि नहीं पूरा। अब उसमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन। अब लिखा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म एसिटोफॉर्म जो है पॉजिटिव डेविएशन, मतलब व्हाट इज पूछेगा तो ये लिखाएगा क्या? वो तो एग्जाम्पल है, वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल लिख दिया, मतलब कोई दो नाम आया मन में लिख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और लिखल था कि जो राउस लॉ को फॉलो करता है पॉजिटिव डेविएशन, और नहीं फॉलो करता है तो नेगेटिव डेविएशन। बताइए, इतना गंदा हरकत, है ना। 12-15 लाख रुपया शुरू से लेके अभी तक सीबीएसई बोर्ड में पटना के टॉप स्कूल्स में पढ़ाने के बाद कॉपी देखने को मिलता है, और उसमें भी हम लोगों को कहना पड़ता है रीचेक करा लीजिए, क्या कीजिएगा। अब कोची पर नंबर देता जी, जो राउस लॉ को फॉलो करता है वो पॉजिटिव डेविएशन, और जो नहीं फॉलो करता है नेगेटिव डेविएशन। बताइए, ये लिखा हुआ है। अब ये पहला चैप्टर का पॉइंट है, इसमें तो पूरा कॉपी फाड़ के रख देना चाहिए, फालतू। इसी तरह का था, एक तो था क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का, तो उसमें फैराडे सेकंड लॉ लिखल था, W1/E1 बराबर W2/E2। और उसके बाद बच्चा नंबर खोज रहा है दूसरा बोर्ड को, इस बार ऐसे किया इस बार ऐसे किया। सच्चाई यदि देखें तब कल ही का बात। हालांकि उसको हम ये सब ना बोले, हम कहें नहीं ठीक ही है, तुम्हारा ठीक ही लिखा हुआ है, तुम देखो कुछ चेक उक कराओ तुम।
हाँ कुछ दे दे 2 4 नंबर कहीं और से, जो हमको भी नहीं दिख रहा है उसको दिख जाए कि आ जाएगा, तो क्यों मना करना। दूर का था, वो तो अंदर का बात है, वो सब नहीं बोलना चाहिए। एक तो बच्चा टेंशन में ही है, 70 में 7.5 नंबर आ रहा है। 10 10 गो ऑब्जेक्टिव में 2 गो सही है, टिक तो सब लगाए। तो ऐसे तो हो जाता है, हम सही कह रहे हैं कि आप लोग को आगाह कर रहे हैं सब बोल के। हालांकि अच्छे नंबर लाने वाले भी हैं, लेकिन उससे सीखना है, उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, उससे सीखना है। कि जो सोचते हैं ना कि अच्छा अक्षर है, हैंड राइटिंग है, अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे ऐसे नंबर आ जाएगा, तो लिखल रहेगा तब ना। अंडरलाइनों कर दिए हैं, वही पॉजिटिव डेविएशन राउस लॉ फॉलो करता है। बात इतना गंदा है, हम उसको अंडरलाइन किए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था डेल्टा टीवी निकालना, सीधा फॉर्मूला केवी गुना मोलालिटी लिखना था, W/M गुना बिग डब्ल्यू। अब इसके बगल में ऊपर में W1/E1 बराबर W2/E2 भी लिख दिया है ना, उसी नोमेरिकल में, और इसको ऐसे करके ऐसे डब्बा भी बना दिया है। काय बनाया है, मतलब बताइए। तो इस तरह का कहानी होने से नहीं होगा। आज कर रहे हैं कंप्यूटर से चेक हो रहा है, कंप्यूटर से चेक तो आदमी ही कर रहा है ना। केवल ये हुआ है कि कंप्यूटर में जो कीवर्ड लिखा हुआ है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप जो बीच में काटते उठते थे, वो काटना उठना नहीं है, न काटना का है न सही करना है, पूरा पढ़ना है। आइए वो ऐसे करके ऐसे सबसे लास्ट में ऐसे चाहे ऐसे करना है। ये जो कहते थे ना, कभी कभी तुम लोग को बताया कि आजकल सर ऐसे करते हैं, तो ये गलत है कि सही है पते ना है जी कुछ। अब 2 नंबर का है तो 1 नंबर दे देते हैं, लिखल क्या है पता नहीं। इसी को खत्म करने के लिए है ये। बीच में तो कहीं काटना ही नहीं है, साफ जो लिखा है कॉपी में वही लिखा हुआ है, कोई कटकुट है ही नहीं। इसलिए थोड़ा संभल के पॉइंट्स लिखना है। चलिए अगला पॉइंट दमदार है, थोड़ा याद रखने वाला भी है। टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो मेटालिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है मेटालिक कंडक्टेंस, क्या बढ़ जाता है बोलो। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, कंडक्शन क्या होगा, घटेगा। कौन कंडक्शन घटेगा। और यहां पर देखो टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस घट जाएगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगा। आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब समझता है ना, मोबाइल घूमने वाला है ना, मोबाइल मोबिलिटी जो मूव कर सके, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। ये सॉलिड 4 डिफरेंस लिखा गया है यहाँ पे, ये 2 नंबर का है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से और उसके ऊपर गार्जियंस जब कहते हैं कि सर जो पढ़ाए होंगे वही लिखी होगी ना, तब मजा आ जाता है। क्या बात है। मजा आ जाता है। तो कौन कौन मजा लाने वाले हैं आप लोग, रवि बाबू मजा आएगा क्या।
हम यही पढ़ाए हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को टेंशन लगता है कि बताइए करेगा ये कांड, ही करेगा गाली, इसके साथ हम लोग को भी सुनाई पड़ेगा। अंततः तो सुनना तो पड़ता ही है कि सर ये कराए थे तो ये सुने सुने। बताइए हम पढ़ाए हैं जी कि राउसला जो फॉलो करेगा वो पॉजिटिव, और जो नहीं फॉलो करेगा वो नेगेटिव। ये आइडियल रियल में हुआ था, वहां पे लिखना चाहिए था कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन लिखना चाहिए था, है ना। और लिखना चाहिए था उसको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी में पॉजिटिव आ जाए, मतलब नॉट इक्वल टू वन, ग्रेटर देन जीरो, तब ना पॉजिटिव डिविएशन होता है। एग्जाम कि पॉजिटिव डेविएशन में निरहुआ हटल रहता है और नेगेटिव डेविएशन में निरहुआ सटल रहता है ना। दो मॉलिक्यूल सटता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। अब पॉजिटिव डेविएशन पूछ रहा है, अब पहला लाइन में लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, देख के क्या करेगा आदमी। देखो यहाँ भी पूछने वाली बात था कि सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट गया, ये कैसे, ये आप कहे हम मान लें। तो सुनिए क्या होता है एक्चुअली में, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और ये बात तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रूव हो चुका है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्या फॉर्मूला याद है तुम लोग को, कोई बताएगा कैसे काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर कैसे रिलेटेड? 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, है ना। एनआरटी भी होता है, वही एक मॉलिक्यूल का केटी होता है। तो टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है साहब। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इधर में आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इधर तो ठीक है कि आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई और कंडक्शन भी बढ़ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया और कंडक्शन घट क्यों गया? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से भी तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। तो सुनिए, आप 10th लेवल में या अभी कहीं पढ़ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का ही मोशन होता है तो करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीमलाइन मोशन ड्रिफ्टिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 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 ड्रिफ्ट करता है। जैसे वायर में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है सीधा सीधा, तब कंडक्शन लेके आता है। देखें, इसको एक्चुअली में ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं तो ये एक दूसरे से कोलाइड करने लगता है। ड्रिफ्ट जितना करना है उतना ही करेगा, लेकिन क्या करने लगेगा अलग, एक दूसरे से कोलाइड करने लगेगा। कोलाइड करेगा तो फिर मोशन बन नहीं पाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब उसको ऐसे समझो कि हमें चलना है, देखो ऐसे हम चल रहे हैं, तुम लोग देख रहे हैं जी, ऐसे ऐसे चल रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिए तो पैरे पे पैर टकरा गया, तो चल पाएंगे कि गिर जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन के साथ वही हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के साथ वही हो रहा है। एक के बाद एक चलना था, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपस में गोले लड़खड़ा दे रहा है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है और कंडक्शन घट जा रहा है। मेटेलिक वायर में यही होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये जो दो डिफरेंसेस है, 4 मेजर डिफरेंसेस है दोनों के बीच, लिख दिए। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मेटेलिक कंडक्शन घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। बोले सर वहां काहे ने टकरा गया, इसे गोड़ा हो जो करके दिखा देते, तो नहीं दिखाए थे ना, चूंकि यहाँ पे के तरफ जाता है और एनायन एनोड के तरफ जाता है, इंडिपेंडेंटली मूव करता है एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन नहीं होगा, दोनों दो तरफ जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होता है।
गया होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन, पहला अभी अभी पढ़े थे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग होगा NaCl, वीक होगा एसिटिक एसिड, तो दोनों के कंडक्शन अलग अलग होंगे। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर सॉल्युबल आइसेस, ये दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट लिए हैं आप, देखे थे ना NaCl में वाटर मिला हुआ था, देखे थे ना NaCl बिना वाटर का भी था, घुलता है और वो कितना ज्यादा घुलता है, दैट इज सॉल्युबल आइसेस। तीसरा, टेम्परेचर, अभी ये भी हम लोग देख लिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्शन बढ़ेगा। चौथा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए उसका कंसंट्रेशन कितना है, इस बात पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और इस पर एक पूरा टॉपिक पढ़ना है आगे कि हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। चौथा के बाद पांचवा, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। पांचवा, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन जैसा ही बढ़े डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन जैसा ही बढ़े डाइल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं इसमें, है ना, इंक्रीजिंग वॉल्यूम को डाइल्यूशन कहते हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम को डाइल्यूशन कहते हैं। और एक छठा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी मतलब समझता है जी, विस्कोसिटी एक लाइन में समझने के लिए कहें तो कैसे कहिएगा आप, मतलब विस्कस मतलब गाढ़ा ही होता होगा ना जी, एक वाटरी लिक्विड सॉल्यूशन होता है पानी जैसा, और एक ठो गाढ़ा सॉल्यूशन होता है ग्रीस पिच जैसा। विस्कोसिटी ज्यादा होना मतलब गाढ़ा ज्यादा होना, यदि विस्कस ज्यादा होता है सॉल्यूशन तो आयनिक मोबिलिटी कम जाती है ना, क्योंकि सॉल्यूशन गाढ़ा है तो आयन मूव कहां करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ऐसे सॉल्यूशन का, विस्कोसिटी ही रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का। विस्कोसिटी ज्यादा का मतलब, विस्कोसिटी ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब कंडक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब कंडक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब कंडक्शन कम। विस्कोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू, जितना ज्यादा विस्कस होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा आयन मूव ही नहीं कर पाएगा आगे, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया सॉल्यूशन का, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम होगा। देखो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के लिए एक एग्जांपल तुम लोग को देते हैं गांव का। गांव में इलेक्ट्रिसिटी जब आता है तब देखे होगे कि एगो अर्थिंग वायर भी रहता है घर के पिछवानी में, है ना, कोई नली में इतना लोहा तार जोड़ करके अर्थिंग बनाते हैं,
क्योंकि वहां पे वायर आता है ना। अब तो 3 4 5 साल से आ जाता है दोनों वायर, जहां मीटर लग गया होगा वहां न्यूट्रल वायर भी सप्लाई कर दिया है। नहीं तो न्यूट्रल वायर का सप्लाई रूरल एरिया में नहीं होता था, जिसके कारण वोल्टेज बहुत कम रहता था। और वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग के पास उपाय था कि अर्थिंग में पानी डालते थे। अर्थिंग में 2 4 बाल्टी पानी डाल देते थे। क्या करते थे? डाइल्यूशन। एक्चुअली में अर्थिंग कैसे बनाया जाता था सुनिए, हम बताते हैं। कोयला रहता था, नमक रहता था। नमक रहेगा मतलब क्या रहेगा? NaCl रहेगा, नमक, और क्या मिलाया जाता था? गोबर। गोबर में क्या रहता है? एसिटिक एसिड CH3COH। और अगल बगल में कोयला, आएगा लोहा का तार, और लोहा का मतलब रड, जो गड़ा जाता था, और उसी से एक वायर लपेट के निकाल लिया जाता था। तो ये क्या डाले थे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था। समय रहते रहते क्या हो जाएगा? पानी सूख जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा इसमें? सूख जाएगा, यही ना होता है, मिट्टी सूख जाएगा। मिट्टी सूख जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? अब 2 4 बाल्टी पानी डाल देंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। फिर इसके आयंस मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो न्यूट्रल आएगा तेजी से, तो घर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। यही बात तो पढ़ना प्रैक्टिकली। डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन NaCl जो 2 पैकेट डाले थे शुरुआत में, वो तो वहीं पे है। NaCl का नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। पानी बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो कंडक्शन बढ़ गया। अन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ठीक है, लिख लीजिए। इतना बात पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसीलिए अर्थिंग में पानी देने के कहते हैं लोग, क्योंकि उससे अर्थिंग मजबूत होगा, है ना। अभी भी जो लाइव वायर गांव में गया है, उससे संतोष कहाँ हो रहा है लोगों को? अपना तार लगाते ही हैं, अपना अर्थिंग डालते हैं। क्या हो रहा है? मेरा जन्मदिन मनाने वाला है तुम? हमरा हाँ, जब मन करे तब। हाँ, एक एक तो ऐसे कुछ हो नहीं है। ऐसे ही दोस्त था मेरा, वो साल भर में 4 बार बर्थडे मनाता था। साल भर में 4 बार। हाँ, दूसरे तुम्हारे जैसा बोला यार बर्थडे, हाँ ठीक है, शाम में हो गया बर्थडे बर्थडे। देखिए, ऐसे ही करेगा। तब सप्ताह में 3 दिन क्लास होता है। 2 दिन से ज्यादा तुम लोग आती है तीनों, तुम तीनों दिन आती है। हाँ, ये दोनों नहीं आती। बोलो, ये लोग सबका मत है। काहे? फैन बंद कर देना है, AC बंद करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये मुश्किल डिसीजन है। रहे तो कुछ देर देखते हैं हम। बोलिए। तीनों दिन ने लग रहा है, उसको क्या कहें। अभी तो रोज हो रहा है। बताए हैं कि कुछ दिन से रोज हो रहा है, बताए तो है ही है, लेकिन जब यही 3 दिन नहीं पार लग रहा है, तो बाकी 6 दिन के लिए क्या ही बोला जाए। देखो, अर्थिंग में क्या रहता है? नमक और गोबर। गोबर में कौन सा एसिड पाया जा रहा है? एसिडिक एसिड। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में
पहला बात पढ़ना है रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है? रेजिस्टेंस, आर। और रेजिस्टेंस जब पढ़ना रहता है तब एगो भाई साहब तो निश्चित आ जाएंगे, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ कहा गया था ये कि करंट कितना पास करेगा, तो ये बात डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे, है ना। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये ओम साहब कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासेस थ्रू द वायर, कहते वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। खाली पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अभी अभी जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की कहानी कह रहे थे वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कह रहे थे। लाइव वायर तो 220 वोल्ट पोटेंशियल ला के दे दिया, लेकिन अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट ला करके देना है, तो 220 माइनस 0, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसीलिए उसको अर्थ वायर कह रहे थे। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो भी बराबर ऐश्वर्या राय, देखिए राय लिखल है यहाँ पे, ऐश्वर्या तो जोड़ दिया। हाँ, तुम लोग आई यार रटते रटते 4 बार गलती तो किए थे, कम से कम 4 से 5 बार, कि पता नहीं आई निकालना था, कभी भी बाई आर कर देते थे, कभी आर बाई भी कर देते थे, लेकिन हमारा तो फिक्स है भी बराबर ऐश्वर्या। आर आई हम नहीं बोल रहे हैं भैया, राय सीधा, राय कैसे लिखिएगा, आर आई लिखिएगा। भी बराबर ऐश्वर्या राय, भी बराबर ऐश्वर्या राय, है ना। हाँ, कोई कोई इसको भी आई आर जब कह रहे थे तो वीर भी आद रखी, लेकिन हमारा थोड़ा फन वाला है, भी बराबर ऐश्वर्या राय, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये ग्राफ जो बनाए इसका मतलब है कि आई बढ़ेगा कैसे, भी बढ़ेगा वैसे, पोटेंशियल बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। सुनिए हमारा क्या कहना है यहाँ पे, सुनते रहिएगा तब। हम कहने वाले हैं कि जैसे मेटेलिक कंडक्शन में ओम्स लॉ फॉलो होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में भी ओम्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑल्सो फॉलो ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट है ना। चूंकि सर्किट 2 तरह का होता है, एक ओम वाला और एक नॉन ओमिक सर्किट, जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन ओमिक सर्किट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑल्सो फॉलो ओमिक सर्किट या ओम्स लॉ। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन also follow ओम्स लॉ। और जोड़ देते 2 ठो बात, व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा फिजिक्स में, किरचॉफ्स लॉ, ये सब तुमको कहीं पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या ये सब लॉ को फॉलो करता है फिजिक्स में, मेटेलिक कंडक्शन जैसा, तो आप कह दीजिएगा हाँ, है ना। ओम्स लॉ भी फॉलो करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का लॉ होता है वो भी फॉलो करता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, किरचॉफ्स लॉ होता है उसको भी फॉलो करता है, आप लोग करंट में पढ़ोगे ये सब।
तो जैसे ओम्स लॉ को फॉलो करता वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो करता, वैसे किरचॉफ्स लॉ भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन फॉलो करता है। V बराबर ऐश्वर्या राय। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑल्सो फॉलोज ओम्स लॉ, ओमिक सर्किट है ना, ओम्स लॉ कहे या फिर ओमिक सर्किट भी बोल सकता है, ऊपर करके लिख देना। ये सब लैंग्वेज होगा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो रेजिस्टेंस किसको कहते हैं बच्चा? तो रेजिस्टेंस का डिफिनीशन तो यहां से बनता हुआ दिखाई देता है, R इज इक्वल टू V बाई आई। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो 1 ओम का रेजिस्टेंस कहलाता है ना। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। वहां पर वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता था। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट flow at the potential difference of 1 volt the electrolytic solution has resistance of 1 ohm पढ़ने का सबसे पहला नियम है बच्चे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। घर में यही ना होता होगा कि सो रहे हैं तो सोने का ही मन कर रहा है, वह क्या जाना है आज, छोड़िए आज सब न्यूमेरिकल तो बताएंगे लाइक दैट अपने से सोच के। यही सबसे बड़ा आफत है। गूगल पे सर्च करना कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, एकदम पूरा एकदम बड़ा बड़ा एक अक्षर में नहीं, कंसिस्टेंट होने के क्या फायदे, ऐसे करके सर्च करना किसी भी काम में। बढ़िया।
अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक, लिखो लिखो, रे तिवारी का ऐसे किए हुए, जाओ हाथ के गोड़ हारो जा कर करके। मुड़ी पटक ले रहता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में समस्या ये आने वाला है कि यहाँ पे तार नहीं होता है। तार होता है क्या यहाँ पर? तो तार तो है नहीं कि रजिस्टेंस उसका पता कर लीजिएगा, नहीं। और दो ठो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो भी अलग अलग होता है। तार है तो वो तो जंक्शन पे लाके जोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई जोड़ने उड़ने वाली बात नहीं होता है। तो टू फाइंड रेजिस्टेंस हम लोग एक कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं। रेजिस्टेंस जानने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कंडक्टिविटी सेल। तो अब हम लोग कंडक्टिविटी सेल बनाने वाले हैं। ये भी आपको बोर्ड का सवाल रहा है कि कंडक्टिविटी सेल कैसे बनाते हैं, बनाइए। कंडक्टिविटी सेल बनाना हम लोग के लिए बिल्कुल आसान है। हम लोग चूंकि पढ़ चुके ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो नया लगेगा ही नहीं, बिल्कुल सेम वही वाला लगेगा। हो गया कंडक्टिविटी सेल। देखा ना तिवारी, तुम गया शादी में तो नजर लग गया तुमको। पहले कितना चाहते रहता था, पढ़े चाहे नहीं पढ़े खुश तो रहता था। अब तो बेचारा जब से ब्याह के बाद आया है तब से ऐसे ही है। तो कहे ना, लग गया नजर तुमको। देखो, यह है कंडक्टिविटी सेल। काय बनाते हैं कंडक्टिविटी सेल? अभी बता रहे थे काय बनाते हैं कंडक्टिविटी सेल? टू मेजर रेजिस्टेंस, टू मेजर रेजिस्टेंस। चूंकि हमारे यहाँ पे वायर नहीं है मेटालिक कंडक्शन के थ्रू, हमारे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक जंक्शन नहीं है, कोई स्विच बोर्ड नहीं बनाए, इसलिए हमको बताना पड़ेगा कि हाउ वी मेजर रेजिस्टेंस। देखा होगा तुम लोग फिजिक्स में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारे पास ना तो वायर है ना तो एरिया है, तो हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। इस बात को देखने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? कंडक्टिविटी सेल। बताओ, निगेटिव लिखें पॉजिटिव लिखें? कौन है इलेक्ट्रोड, कैथोड की एनोड? बताओ। प्लैटिनम रेड कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक पेंट होता है, प्लैटिनम ब्लैक इसमें कोट करना रहता है एज कैथोड। और यहां भी प्लैटिनम रेड ही लेते हैं, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक एज एनोड। और ये वाला तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट से, और बन गया ये कंडक्टिविटी सेल। देखो, ये जो इलेक्ट्रोड का लेंथ लिए, ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और ये कंडक्टिविटी सेल जो देख रहा है तुम,
ये रेडियस होगा इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बन गया ना दोनों चीज। लेंथ ऑफ वायर के जगह पे यहां पे बन जाएगा लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, और क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, कंडक्टिविटी सेल का। चलो इसी का 3 डायमेंशनल लुक भी लेते हैं। 3 डायमेंशनल लुक ये है, इलेक्ट्रोलाइट कहीं से काट दिए, बीचे से समझो, इधर में एक तार जोड़ करके प्लस जोड़ दिए, इधर में एक तार जोड़ करके माइनस जोड़ दिए, और ये बीच में क्या रख दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इसी का 3 डायमेंशनल लुक है, मतलब इतना इतना काट दिए। ठीक है, सुनते रहना। अभी इसमें मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर का इलेक्ट्रोड लिया, इसका भी लेंथ 1 सेंटीमीटर ही होगा, और इसके सेपरेशन भी हम 1 सेंटीमीटर ही ले लेंगे, है ना, ले सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो इक्वल टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। जब ऐसा हो जाए तो इसको क्यूब कहेंगे क्या आप? अरे क्यूब कह देंगे क्या? 3 डायमेंशनली हो गया ना क्यूब। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सब तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आने इसमें 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं हम, कंडक्टिविटी सेल। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मेजर करने के लिए हम लोग कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं। यानी रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन measured by conduct cell in which a electrode cathode and anode taken as L centimeter of length and their distance of separation is also L centimeter of cross sectional area of conductivity cell is a centimeter square। ये होगा व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी सेल, या फिर एक कंडक्टिविटी सेल, या फिर बोर्ड का क्वेश्चन है कि हाउ यू मेजर रेजिस्टेंस, हाउ यू मेजर रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नोटिस किया ना, लग गया नजर इसको। खत्म बेचारा। चमकते रहो यार, वैसे कुछ होने वाला है, दुनिया बहुत है,
अभी तो चहचहाने का समय हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिविटी सेल A सेंटीमीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड, इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड। इलेक्ट्रोलाइट तो रखेंगे ना। in which electrolyte is filled. in which electrolyte is filled लिख दिया। अब कैसे कैसे मेजर करेंगे, तो फार्मूला तुम लोग शायद जानता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन तरीका। बड़े बड़े नो रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस ही चल रहा है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, और जब हम रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो ऑफ वायर थोड़े लिख रहे होंगे। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन, लिख ही दें। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक conduction depends on बोलो पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
बोलोगे ना जी। दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी सेल। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा तो क्लियर है। नेचर तो स्ट्रॉन्ग वीक हो गया, टेम्परेचर बता दिए, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे घटता है। डायमेंशन पे ये पहला लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। बी क्रॉस सेक्शनल एरिया of conductivity cell are inversely proportional to area, है ना। from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 क्या लिखेंगे, R is directly proportional to, अरे देख लो सब, लेंथ बटा एरिया, लेंथ बटा। अब R बराबर लिखने के लिए क्या लिखेंगे बताओ, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, मतलब रो ले, रो तो है ही है, एल बटा ए ले, एल बटा ए, तो ल लिखते हैं, फिर बटा ही तो देते हैं ऊपर में, ए वो एक आर लगाते हैं, तो रो ले, आर बराबर रो ले, आर बराबर रो ले, रेजिस्टेंस बराबर रो ले। आप देखे होंगे जब कभी रोना आता है जिंदगी में, जब रुकावटें आती है तभी रोना आता है, वही है यहाँ पे। रेजिस्टेंस बराबर रो ले, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस मतलब चलने में रुकावट ही ना, इलेक्ट्रॉन के चलने में रुकावट हो रहा है, रेजिस्टेंस। तब यहाँ पे देखो रो ले, इलेक्ट्रॉन रो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए बातें हो जाती है कि आर बराबर रो ले, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड नोन एज नोन का एन वहां लिखा है, नहीं तो सीधा नोन एज हो गया, नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, where rho is proportionality constant and known as resistivity और specific resistance। अब हो गया। अब यूनिट ऑफ आर लिख देते हैं यार अंतिम में, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है जी, अरे ये तो कोई सब जानता होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट, वो मीटर कहां से आया, रेजिस्टेंस का खाली पूछ रहे हैं, अभी तो रेजिस्टेंस ही पढ़ाए। ओम, ओम एक को बच्चे का नाम भी है, आया है आज, ओम नहीं आया है, रहता है हर साल एक बच्चा ओम रहता है, और ओम का सैंपल भी सिमिलिंग की टाइप ही होता है, देखो यहाँ
सिबलिंग ऐसे ही तो बनता है। ओम। हाँ, ओम के सैंपल में शिवलिंग तुम लोग देखा ही नहीं था। हम तो हमेशा ओम के सैंपल में शिवलिंग ही देखते हैं। वो वैसे ही तो बनता है वो। ओम। चलिए लिख दीजिए, रेजिस्टेंस हो गया ये। रवि तो ये सब 10वां में पढ़ ही लिया था। अभी केवल उसी बात को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए कर रहे हैं कि जो वहां था वो ही यहां भी है। सिर्फ कैसे, तो वायर नहीं है तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड हुआ, वायर का एरिया नहीं है तो कंडक्टिविटी सेल का एरिया हुआ। यहां भी एरिया बराबर जब फॉर्मूला लगेगा तो पाई आर स्क्वायर ही लगेगा। आर क्या था देखा था क्या तुम लोग? आर क्या था देखा था? देखो वहां पे आर लिखे हुए है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लिया, ललका से आर लिखे हैं। चलिए लिखिए जल्दी से। बढ़े तो बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर। हेडिंग इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो ना जी, और रेजिस्टिविटी। तो आर बराबर पढ़े अभी अभी, क्या पढ़े बोलो? रो ले। देन रो बराबर रेल। देखिए रेल नहीं है, क्या लिखा हुआ? रेले नहीं जी। आर इंटू ए रे अब बटा एल रेल। आर बराबर रोले और रो बराबर रेल। कितना आसान आसान है ना, रेजिस्टेंस है कहीं ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कहीं। आर बराबर रोले, रो बराबर रेल। काहे का एल बाई ए बाई एल होता रहेगा? नहीं तो आप लोग इसमें बहुत परेशान रहे होंगे। एल बाई ए था कि ए बाई एल था, और फिर न्यूमेरिकल बनाने में झूठ मूठ का गलती। तो लेंथ यदि 1 सेंटीमीटर ले लें, जो ले सकते हैं, एरिया यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, जो ले सकते हैं कनेक्टिविटी सेल का, तो ये लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर, एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों कट गया।
तो रो बराबर क्या निकल के आया? देन बोलो ना जी, रो बराबर आर। होगा या नहीं होगा बोलो? अरे होगा या नहीं होगा बोलो? रो बराबर आर। कब होगा रो बराबर आर? कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन बिटवीन देम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट इक्वल टू रेजिस्टेंस। कहेंगे रेजिस्टेंस जो होता है ना सर, 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड का, जिसमें का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो वही जो रेजिस्टेंस होगा ना, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell of length of electrode is 1 centimeter and area of cross section is also 1 centimeter square. Known as a specific resistance. Resistance of conductivity cell of length of electrode is 1 centimeter and area of cross section is also 1 centimeter square, known as a specific resistance. अब देखो, और देखना एक और नीट वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें उसमें करेक्ट करने आता है कि कौन कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। तो ऐसा भी लिख सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सीसी और 1 ml, तीनों एक ही बात, known as a specific resistance। जरा देखो तो जी, सही है कि गलती है? क्या लिख दिए? एकदम लेंथ और एरिया छोड़ के लिख दिए हैं, अलग बात कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये डिफिनेशन इसका ऑफिशियल नहीं, लेकिन उसका मतलब ये भी है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है क्या कि आपके कॉन्सेप्ट क्या बने, इससे तो सवाल आता है। तो यदि हम लेंथ इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो उसमें रहेगा कौन? इलेक्ट्रोलाइट्स ही रहेगा ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कितना रह पाएगा? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो रहेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी या 1 ml। और देखो सुनो, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 1 मीटर क्यूब होगा तो गलती लिख कर दोगे क्या? 1 मीटर क्यूब भी तो हो सकता है। 1 मीटर का इलेक्ट्रोड लेगा तो 1000 लीटर सोल्यूशन रहेगा उसमें, तो ठीक ही है, वो देख लेना है नीचे। उस सबको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही कहेंगे। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन specific resistance depends on
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ नहीं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और किसी बात पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे यार यूनिट तो लिखे नहीं, वो मीटर, उधर लिख देते हैं। यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। आर का ओम एरिया, मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो ओम बोलोगे, ओम मीटर खाली, पर कहाँ लगा? ओम मीटर, ओम मीटर या सेंटीमीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, डन। अभी है तो इसमें 2 3 4 टॉपिक और, 4 को टॉपिक अभी नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें अभी क्या बताना है वो बता देते हैं हम अभी। इसमें और बताना है कंडक्टिविटी, इसमें और बताना है कंडक्टेंस, इसमें और बताना है सेल कांस्टेंट, और बताना है मोलर कंडक्टिविटी। ये 4 और इसमें लगेगा तब जाके क्वेश्चंस बनेगा, है ना। तो अगले दिन इसमें ये जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी बता देंगे, और फिर क्वेश्चंस भी इस पे बनने लगेगा। ठीक है ना। तो ठीक है, आज इतना ही। 1 मिनट और